चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको दो डायग्राम दे रखे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी, ठीक है। दो डायग्राम है, एक में क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टर है ये रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है, ठीक है। लेंथ इसकी एल है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आप लोग बना लेना बहुत सारी। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कंडक्टर है, ये दिख रहे हैं ना आपको, शाबाश। और एक बार क्या है, एक बार ये तो अभी कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन है ना, स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब सीधा मूव करेगा, रोटेशन नहीं हो रही। ये पॉइंट यहीं होगा, ये पॉइंट यहीं होगा, आगे ऊपर नीचे मूव करेगा। अब रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यही कंडक्टर है, अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, पर अब ये रोटेट करेगा, ठीक है। सर्कुलरली क्या करेगा, रोटेट करेगा। वही कंडक्टर है, लेंथ इसकी कितनी है, एल है। तो सेम कंडीशन है, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन है और एक बार रोटेशनल मोशन है, अलग अलग केस है। इसमें भी वही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये ठीक है, ये सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा होगा ना, ये रहा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा नीड बना लेते हैं, अंदर सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये तो आपको ये बताना है कि एक में ट्रांसलेशनल है, एक में रोटेशनल है, कि कैलकुलेट रेट एट विच फ्लक्स चेंजेस एट बोथ केस, फ्लक्स चेंजेस इन बोथ केस, ठीक है। फ्लक्स चेंजेस इन बोथ केस, तो ये तो हम निकाल लेंगे, d∅/dt निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एरिया कितना है। इस केस को a मान लेते हैं, इस केस को b मान लेते हैं, दोनों में निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले a का निकालेंगे। अब पहले ये देखेंगे कि कौन सा चेंज होने नहीं वाला है। पहले केस में ना ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल वाला तो आपने पहले भी करा है। ट्रांसलेशनल में देखो होगा क्या, ये जो है ना कंडक्टर, v एंगल पे है ना इसकी वेलोसिटी, थीटा एंगल पे। इसको रिजॉल्व करेंगे, v को नीचे ले जाएंगे तो इस साइड आएगा v cos थीटा। ये तो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और एक परपेंडिकुलर आएगा v sin थीटा, ठीक है। ये आपको पता है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल वाले में तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज जीरो आएगा, EMF इंड्यूस भी जीरो होगा। सर EMF इंड्यूस के बोल रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ फ्लक्स EMF ही होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लक्स कुछ और नहीं होता है, EMF ही होता है। तो हमारे काम का साइन वाला है, ठीक है। काम का हमारा कौन सा वाला है, साइन वाला है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फिक्स है, मान लेते हैं B है, दे भी रखी होगी B, शायद मैं लिख नहीं पाया, पर मैग्नेटिक फील्ड के B है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इस कितना B है, दोनों में ही B है, ठीक है। अब यह है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि एरिया कितना है तो हम फ्लक्स का रेट निकाल सकते हैं। तो पहले के लिए एरिया निकालते हैं। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो लेंथ तो फिक्स है, इसकी ब्रेथ ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। लेंथ तो फिक्स है, इसकी ब्रेथ ट्रांसवर्स होगी। एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन में और कुछ चीज़ दे रखी, व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज ट्रांसलेटेड रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इंडक्शन ऑफ बी, तो बस फिर बी है तो और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो लेंथ एल को रोटेट करेंगे, एक बार ट्रांसलेटरी एक बार रोटेटरी। तो पहले ए वाला कर रहे हैं, तो देखो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब देखो ब्रेथ को मैं क्या लिखता हूँ, ब्रेथ एक तरह का डिस्टेंस है ना, लेंथ तो एल ऐसी रहने दो, ट्रांसवर्स तो ब्रेथ हो रही है, और ब्रेथ एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही थी टी टाइम में, ठीक है। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, वो स्पीड होगी कितनी, तो स्पीड हमने निकाल ली, काम की कौन है, v sin थीटा, कॉस वाली तो कोई काम की नहीं है, तो हम पे ये आया, ठीक है। तो एरिया आया L इंटू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। L तो लेंथ है
ब्रेथ को हमने लिख लिया स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ब्रेथ डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम पे ये आ गया। अब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स होगा बी ए, और हम ध्यान से देखो रॉड भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो बी ए कॉस जीरो होगा। ठीक है, हालांकि मार्क माई वर्ड ये थीटा एंगल इस जीरो को नहीं दिखा रहा, इसका एंगल कुछ और ही है। ठीक है, तो बी ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बी इंटू ए लिख लेंगे। तो बी इंटू ए पूरा है एल वी साइन थीटा इंटू टी, ये हो गया। याद रखना टी अलग है, साइन थीटा अलग है। ठीक है, साइन का एंगल नहीं है थीटा टी, और हमें रेट निकालना था डी फाई बाई डी टी, तो हम आराम से निकाल देंगे। देखो टी का करना है बी एल वी साइन थीटा तो बाहर आया, और हमें डी बाई डी टी करना है किसका, टी का ही करना है। ठीक है, ये टी जो है इसका ही करना है, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में वन आता है, आपको पता है। तो डी फाई बाई डी टी सीधा कितना आ गया, बी एल वी साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी आ गया बी एल वी साइन थीटा। क्लियर, ये चीज़ है। अब इसके बाद हम रोटेशनली देखेंगे, तो रोटेशनली में आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया आपको पता है, ये छोटा सा एक चीज़ फैक्टर है, तो थीटा बाई 360 2 पाई इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है एल है, तो वो लगा देंगे तो आ जाएगा। क्लियर, चलो वही कर लेते हैं। एंगल तो जीरो है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो और ये जो मूव करेगा ओमेगा वेलोसिटी से करेगा, तो वो ओमेगा भी देख लेंगे। देखो ट्रांसलेशनल में हमें रिजॉल्व करके ये देखना था कि कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट काम का है। रोटेशनल में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रोटेशनल में तो आप खुद देखिए, अगर आप कोई भी दो पॉइंट मानेंगे, जैसे यहाँ पे एक ए पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट है, तो दोनों की आप खुद देखें एंगुलर वेलोसिटी सेम है। कितना एंगल इन्होंने ट्रांसवर्स करा पर सेकंड सेम है, बट लीनियर अलग होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो हर सेकंड लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, बट एंगुलर तो क्या होगी, सेम होगी। तो थीटा में दोनों के लिए कांस्टेंट मान सकता हूँ। अब मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये सेक्टर है, इसका एरिया वही काम का है, यहाँ से यहाँ चले गया, मान लो पी से क्यू गया, तो एरिया सेक्टर निकालेंगे पी क्यू का। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है कितना होता है, थीटा बाई 360 मतलब 2 पाई इंटू पाई, लेंथ कितनी है एल, रेडियस एल है, तो पाई एल का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आया थीटा एल स्क्वायर बाई 2 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको फाई आपको पता है क्या होता है, बी इंटू एरिया, और कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो 1 हो जाता है, तो बी इंटू थीटा एल स्क्वायर बाई 2 आ गया। और डी फाई बाई डी टी जब आप लोग निकालोगे तो डी बाई, तो एक काम करो, क्या क्या बाहर निकलेगा, बी फिक्स है, एल फिक्स है, स्क्वायर फिक्स है, 2 फिक्स है। सर थीटा तो है ही नहीं, इस बार थीटा सर आप अंदर बाहर क्यों नहीं ले रहे हो। देखो इस बार थीटा चेंज हो रहा है, पहले थीटा चेंज नहीं हो रहा था, अब तो थीटा क्या होगा, चेंज होगा। पहले तो थीटा उतना ही था ना, फिक्स था, वो बस ऐसे मूव करता। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर, वो ऊपर जाता नीचे जाता, एंगल वही रहता, और रिजॉल्व भी कर दिया था ऐसे। यहाँ पे तो देखो एंगल चेंज होता रहेगा हर समय ऐसे, ठीक है, रोटेट करेगा ना वो रिजॉल्व होगा, तो एंगल चेंज होगा टाइम के साथ। तो थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ टी, थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ टी हेयर, टाइम का फंक्शन है, चेंज होगा ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको पता है क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो बी एल स्क्वायर बाई 2, और डी थीटा बाई डी थी होता है, डी टी होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी मैं कैंसिल भी कर रहा हूँ जो हो रहे हैं ना, दोबारा कहीं हो गए तो रिपीट दिक्कत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक इंडक्टर है और यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, बल्ब 1 और इंडक्टर है, और इंडक्टर में एडी करंट होता है आपको पता है ना, ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर, और यहाँ पे एक दूसरा बल्ब है B2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बैटरी लगाई, स्विच है, ठीक है, ये स्विच ऐसे है,
तो आप पे क्या है, इंडक्टर है ऊपर एल का, साथ में बल्ब लगा हुआ, रजिस्टर है, बल्ब लगा हुआ और नीचे बैटरी दे रखी है। तो आपको बोल रखा है फिगर शोज अ इंडक्टर एल एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड द सेम एज द कॉइल दैट मेक्स इंडक्टर एल, टू आइडेंटिकल बल्ब्स, ये दोनों सेम बल्ब हैं, ईच आर्म में, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे। इतना तो हम लोगों को पता चला डायग्राम से भी। उसके बाद इन्होंने बोला विच ऑफ द बल्ब लाइट अप अर्लियर व्हेन एस इज क्लोज। पहला क्वेश्चन है विच विल लाइट अप अर्लियर, विच विल लाइट अप अर्लियर। बाकी सारी आपको चीज़ें डायग्राम में दिख ली, इसलिए लिखा नहीं रहा हूँ। कौन जल्दी जलेगा आप बताओ, रजिस्टर वाला जलेगा या इंडक्टर वाला? इंडक्टर में तो एडी करंट भी लगता है। और फिर उसके बाद विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट, will the bulb be equally bright after some time, equally bright after some time, कुछ समय बाद के दोनों एक जैसे ब्राइट अप होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो सही है। तो करिए कोशिश, बताइए क्या होगा। दोनों दिख रहे हैं ना आपको, कौन जल्दी लाइट अप करेगा कौन नहीं करेगा। देखो रेजिस्टेंस तो इस चीज़ के लिए है कि पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए और उस बल्ब में क्या हो, करंट का एप्लीकेशन हो और वो जले। जबकि इंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा या एडी करंट जो होगा, चलो एडी करंट तो नहीं आएगा, बट जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसकी ग्रोथ को अपोज करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो इंडक्टर में नुकसान हो जाएगा, एडी करंट अपोज करेगा ना करंट के फ्लो को, और रजिस्टर में ऐसा कुछ है हुआ नहीं क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव है ना, इसलिए। और सोचो, यही तो कंसेप्ट लगेगा और कुछ लग नहीं सकता। तो आंसर हम ये बोल सकते हैं कि जो रजिस्टर के साथ है बल्ब वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो B2 विल ग्लो अर्लियर, B2 विल ग्रो अर्लियर, ये जल्दी जलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तो इंडक्टर तो है नहीं, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ लगेगा नहीं, वहाँ पे लगेगा वो करंट को, जो यहाँ से जाएगी करंट दो तरह डिवाइड होगी ना, आई गई यहाँ पे I1 गई, यहाँ पे I2 गई, या I2 गई I1 गई, तो I1 को अपोज करेगा कौन, इंडक्टर का इंड्यूस ईएमएफ, इसलिए इन B1 या इन L इंड्यूस ईएमएफ, जो इंडक्टर है उसमें इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज फ्लो ऑफ करंट, वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। इस वजह से वो थोड़ा लेट जलेगा। बट एक बार अपनी करंट मैक्सिमम वैल्यू में आ गया ना, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ की दादागिरी नहीं चलेगी। इंड्यूस ईएमएफ तो उधार का है, और जो हम बैटरी से दे रहे हैं वो तो ज़्यादा बड़ा है ना, तो करंट अपनी दादागिरी दिखाएगा, अब उसकी नहीं चलेगी। बट यही बात है, बट व्हेन करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा, व्हेन करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन नो इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा तो कोई इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ इम्पोर्टेंस का नहीं होगा, ठीक है। विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस, कोई भी इम्पोर्टेंस का नहीं होगा। तो क्योंकि सिंस, और आपको मैंने ये भी बताया था ना कि इंडक्टर और रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, तो सिंस रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ जो हमारा आर है ना, तो एल का इंडक्टर का रजिस्टर और ये सेम है, और बल्ब भी दोनों सेम है, RB1 और RB2 सेम है, दोनों बल्ब का भी रेजिस्टेंस सेम है, और इंडक्टर और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंसेज हैं वो भी सेम है, और दोनों पैरेलल हैं, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ऑब्वियसली फिर दोनों से करंट भी क्या करेगा, सेम पास करेगा जब मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। I/2 हो जाएगा और दोनों इक्वली ब्राइट होंगे, दोनों इक्वली चमकेंगे। तो ये हमें पता करना था, ठीक है, हमने पता कर लिया। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट सम पे है
अब हम पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम पे एक कॉइल है और यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पे हम पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, ठीक है। इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, ऐसे दिखाते हैं एसी को ना, ये ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है एसी की। अब बस आपको देखना है क्या उसमें बल्ब जलेगा, या इसको अगर हम ऊपर नीचे ले जाएं तो कोई चेंज होगा ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे एक लो, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इन दिस फिगर आप लोग लिखो, इन दिस फिगर कॉइल बी इज़ कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज बल्ब। इन दिस फिगर कॉइल बी इज़ कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज बल्ब, इतना लिखो। इन दिस फिगर कॉइल बी इज़ कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज बल्ब एंड held या place parallel to a coil A containing AC and held या place to a coil A containing AC। तो अब मेन क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करना है कि पहली बात तो बल्ब जल गया, बल्ब लाइट अप हो गया, चलो ठीक है, बल्ब लाइट अप हो गया, जैसे हमने इसकी तरफ देखा बल्ब लाइट अप हो गया, या ये भी हो सकता है बल्ब लाइट अप कर ही रहा था आपने जब देखा। और दूसरा क्या है, बल्ब गेट्स डिमर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने हो रहा होगा जब आप देख रहे हैं, बल्ब गेट्स डिमर व्हेन कॉइल बी इज़ मूव अपवर्ड, कॉइल बी को हमने ऊपर मूव करा। तो आपको दोनों के आंसर पता है। देखो यहाँ एसी है और एसी टाइम के साथ चेंज होता है, एसी का करंट फंक्शन होता है टाइम का, टाइम के साथ वो चेंज होता है, ठीक है। हाफ साइकिल होती है उसमें, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। तो एसी की वजह से देखो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा इससे जुड़ा हुआ, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और बल्ब जल जाएगा। तो ये आप लोग लिखना है ना, तो लिख सकते हैं ना। तो बल्ब लाइट अप, पहले का बता रहा हूँ, बल्ब लाइट अप, जो बल्ब है वो लाइट अप करेगा, बल्ब लाइट अप ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ ऑन बी, कॉइल बी। बल्ब इसलिए जला क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ ऑन बी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, या तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन लिख लो तो वो समझ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, एसी क्योंकि समय के साथ चेंज होती है तो उसने यहाँ पे जो लिंक फ्लक्स है उसे क्या करा होगा, चेंज करा होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप खुद ही सोचो, इसको आप अगर ऊपर भेज दो तो इफेक्टिव फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर आप उसे ऊपर भेजोगे, जब बी को मूव करा ऊपर की तरफ, ठीक है, यही बोलना चाह रहा था मैं कि बी को अगर ऊपर की तरफ भेजोगे तो इफेक्टिव फ्लक्स एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव फ्लक्स एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इफेक्टिव फ्लक्स एरिया अगर चेंज हो गया तो आपको पता है इसकी वजह से होगा क्या, अगर आपका इफेक्टिव फ्लक्स एरिया चेंज हो गया तो आपका जो ईएमएफ अब इंड्यूस होगा वो हमारे कैसे होगा, लेसर होगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ विल बी लेसर। तो करंट अब लेस पहुंचेगा, करंट अब कम पहुंचेगा। तो आप लोग लिख लेना, मैं तो ऐसे लेमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, करंट अब लेस मिलेगा किसको, बल्ब को, ठीक है। तो बल्ब रिसीव लेस करंट, बल्ब रिसीव लेस करंट, इसलिए उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये लिखना आप लोग, क्लियर, शाबाश। जरा मैं पॉज करता हूँ, पहले इंक भर लूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये तो हो गया, फ्लक्स एरिया चेंज होगा मतलब डिक्रीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, एक नया क्वेश्चन लिया और उसमें भी थोड़ा और अच्छी तरीके से अपना जो स्टडी थी फैराडे की उसे स्ट्रॉन्ग करा। तो हम पे क्या चीज़ है, हम पे दो कॉइल्स हैं, एक है ए, इसमें लगा रखा वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज मेज़र कर लेगा इंड्यूस ईएमएफ की, और यहाँ लगा रखा है एसी, ये बी है, सॉरी। तो आपको पता है इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन होगा यार, है ना, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी, है ना।
इतना तो हम लोगों को बिना देखे ही पता है। बट अब मेन बात क्या हुई, इसके बीच में हमने एक कॉपर की शीट लगा दी, ठीक है, हमने एक कॉपर की शीट लगा दी, सी बोल देंगे इसे, है ना। तो आप इतना लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि कॉइल ए इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर कैपिटल वी, कॉइल ए इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर कैपिटल वी एंड कॉइल बी इज़ कनेक्टेड टू ए सी। कितना लिखिए, कॉइल ए इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर वी and coil B is connected to a AC. Next, if a large copper sheet is placed between two coils, if the large copper sheet is placed between two coils, how does the induced EMF in coil A changes due to coil B? तो इतना तो लिख लो कि coil A is connected to voltmeter, coil B is connected to AC, and if a coil copper sheet C is placed between them, how does फ्लक्स या इंड्यूस EMF ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चेंजेस, ए विद रिस्पेक्ट टू बी चेंजेस, ये हम पे है, ठीक है। हाउ डज फ्लक्स या इंड्यूस EMF ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चेंजेस, ये हम पे क्वेश्चन है। अब आप खुद ही देखिए, जैसे हमने सी इंट्रोड्यूस कराया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर शीट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर शीट, जैसे हमने कॉपर शीट लगाई तो कॉपर शीट एक तरह का बल्क है, बल्क कंडक्टर है, बल्क कंडक्टर है। और बल्क कंडक्टर की वजह से क्या होता है, एडी करंट डेवलप होता है, एडी करंट क्या होगा, डेवलप होगा। और जो ये एडी करंट डेवलप हो गया वो क्या करेगा, वो इफेक्टिवली ए और सी के बीच के फ्लक्स को चेंज करेगा और सी और बी के बीच के फ्लक्स को भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ऑटोमेटिकली ए और बी के बीच का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब सारा डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो इट विल डिक्रीज़ फ्लक्स बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि पहले तो कॉन्टैक्ट यही है ना, एंड डिक्रीज़ फ्लक्स बिटवीन सी एंड बी। सो इफेक्टिवली फ्लक्स between A and B और EMF इंड्यूस विल डिक्रीज़। सिंपल सा क्वेश्चन ये था इसका, है ना, ये तो डिक्रीज़ हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है ना, ए और सी का भी चेंज हुआ, सी और बी का भी चेंज हुआ, ठीक है। अपोज करेगा ना, एडी करंट अपोज करता है, अपोज करेगा, यहाँ पे जो एडी करंट होगा वो दोनों को क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, ये दोनों फ्लक्स को चेंज अपोज करेगा, कौन, एडी करंट, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर, शाबाश। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे कि एक है हम पे सेकेंडरी कॉइल है, इसमें हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। दिस इज़ अवर सेकेंडरी कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज़ अवर प्राइमरी कॉइल, जिसमें हमने बैटरी लगा रखी है, माइनस प्लस, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये इधर को मूव कर रही है, ठीक है। तो इतना आप लिखिए, व्हेन प्राइमरी कॉइल कैपिटल पी, ये लिखिए, डायग्राम बनाइए वो लिखिए, व्हेन प्राइमरी कॉइल कैपिटल पी मूव्ड टूवर्ड सेकेंडरी कॉइल, द galvanometer shows momentary deflection when primary coil capital P is passed towards secondary coil S या move towards secondary coil S, the galvanometer shows momentary deflection, बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्वेश्चन है, what can be done to have larger deflection in the galvanometer with the same battery, ठीक है। what can be done to show the larger deflection in the galvanometer using the same coil and the same battery। तो ऑब्वियसली हमें मोशन जो है कैसा करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, है ना। तो प्राइमरी कॉइल शुड बी मूव्ड कैसे, विगोरसली, फास्ट, एकदम तेज़ी से मूव कराना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा आंसर है, एकदम से गैल्वेनोमीटर में तेज़ डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है।
विगोरसली या फास्टर, आप कुछ भी लिखें ना, शुड वी मूव विगोरसली या फास्टर टूवर्ड्स एस, एस की तरफ हमें तेज़ी से मूव कराना पड़ेगा, तब जाके बड़ा डिफ्लेक्शन आएगा। क्वेश्चन है, देर इज़ अ कॉइल पी, देर इज़ अ कॉइल एस हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, कॉइल पी इज़ मूव्ड टूवर्ड्स एस, है ना, ग्रेजुअली मूव करा, एंड इट शो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन बी डन having the same battery with the same coil to get the larger deflection, so we have to move the coil P faster, तेज मूव कराना पड़ेगा, ठीक है, शाबाश। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये फंडामेंटल देखेगा हमारा, क्या है कि आप लिखें, अ कॉइल इज हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कॉइल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन विल द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बी मैक्सिमम, व्हेन विल द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बी मैक्सिमम। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो और डू नॉट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो और चेंज ना हो। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल हो और रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब d/dt ऑफ b ये लार्ज हो, मतलब मैक्सिमम हो। और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड लार्ज हो और dB/dt स्मॉल हो। कौन सा सही ऑप्शन होगा? अगर आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ चाहिए भाई, अगर चेंज ही नहीं होगा तो फ्लक्स जनरेट जीरो होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं हो, क्योंकि आप ना एरिया को चेंज कर रहे हो ना कुछ को चेंज कर रहे हो, आपका साथ ही मैग्नेटिक फील्ड ही है, इसमें ही हरकतें करनी है, इसमें ही मॉडिफिकेशन करने हैं। तो अगर इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा तो फ्लक्स जीरो होगा और इंड्यूस ईएमएफ भी कितना होगा, जीरो होगा। तो पहले से तो बात नहीं बनेगी। बात करते हैं तीसरे की। अब आपको पता ही है फिर दूसरा सही है, अगर सर ऐसी बात करते हो, चलाक बच्चे हो बहुत तुम, है ना। तो तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लार्ज है, चलो लार्ज है बढ़िया है, पर उसमें चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा, तो ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों? जितनी भी आप लार्ज ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज ज़्यादा होना चाहिए, चेंज बहुत विगोरसली होना चाहिए, चेंज में बहुत फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए, तब आपका फ्लक्स चेंज अच्छा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडीड अगर छोटी भी हो बट उसमें चेंज क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आपका जो फ्लक्स चेंज होगा बहुत लार्ज आएगा, एनॉर्मस लार्ज आएगा, एबनॉर्मली लार्ज आएगा, और आपका इंड्यूस ईएमएफ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इनफैक्ट अगर छोटी भी हो काम चलेगा, पर उसमें फ्लक्स चेंज क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज या फ्लक्चुएशन क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है कि a vertical metallic pole falls down through the plane of magnetic meridian will EMF be induced और नॉट, EMF का इंड्यूस होगा या नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक मेटालिक पोल है, उसे हमने प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन से गिराया। तो चलो प्लेन तो छोड़ो, ये अर्थ है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, नॉर्थ साउथ है ना, मैग्नेटिक एक्सिस पोल एक्सिस है ना, यह है। इसी से आपने मान लो एक पोल गिराया, ये रहा। अब होगा क्या कि मैग्नेटिक एक्सिस में मैग्नेटिक मेरिडियन भी है और साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। ना इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कुछ एंगल बनाया और ना इसने वर्टिकल एंगल के साथ कुछ एंगल बनाया। मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन यहीं से निकल रहा, यहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और यहीं वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। इसने ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कुछ एंगल बनाया, ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ट्रेस कर पाया, ना ये वर्टिकल कंपोनेंट को ट्रेस कर पाया। तो जब ये ट्रेस ही नहीं कर पाया तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, तो EMF इंड्यूस भी कितना होगा, जीरो होगा। तो EMF इंड्यूस कितना होगा, जीरो, एज दिस पोल डजंट ट्रेस मतलब कुछ एंगल बनाना है ना, चेंज लाना।
मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली अर्थ की, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपका पोल ही चेंज लाएगा उसमें। कैसे? कभी उसमें ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, और फिर और ज़्यादा आएगा, है ना। अफेक्टिव एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में चेंज होगा, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो एज दिस पोल डजंट ट्रेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना जी बात। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, आप पे क्वेश्चन क्या है? आप पे क्वेश्चन है कि हम पे 3 कॉइल है बच्चों, 3 कॉइल है। ये ऐसे जा रहा करंट ए, ये बी है, और सी पे नीचे आ रहा है, 3 हम पे। ठीक है, तो आप लिखिए 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ए बी एंड सी आर प्लेस विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये आप लोग लिखिए 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ए बी एंड सी आर प्लेस विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये तीनों के प्लेन्स होंगे पैरेलल एक दूसरे के। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ए बी एंड सी आर प्लेस विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कॉइल, इसके बाद कॉइल ए एंड सी कैरी करंट, आपको दिख ही रहा है करंट कैरी कर रही है। ठीक है, एंड बी एंड सी आर फिक्स, बी एंड सी को क्या करा? फिक्स करा। कॉइल ए इज मूव्ड टूवर्ड्स बी, कॉइल ए को बी की तरफ मूव करा विद यूनिफॉर्म स्पीड। चलो मूव तो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहे, पर कर तो रहे। इज देयर एनी इंड्यूस करंट इन बी? इज देयर एनी इंड्यूस करंट इन बी? ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है, बी मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, कॉइल है, कि देर आर 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ए बी एंड सी प्लेस सच दैट देयर प्लेन्स आर पैरेलल। दैन उसके बाद कॉइल ए एंड सी कैरी करंट, ए और सी में क्या है? करंट कैरी है। ठीक है, इसमें भी करंट है, इसमें आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज है, और इसमें कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और आपको बोला कि बी और सी फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स हैं, बी और सी क्या हैं? फिक्स हैं। बी और सी को फिक्स करा, और ए को हमने बी की तरफ मूव कराया, ए को हमने बी की तरफ क्या कराया? मूव कराया। तो इज़ देयर एनी इंड्यूस करंट इन बी? तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ इंड्यूस करंट इन बी, और कितना होगा वो हमें पता करना है। देखिए, अगर हम इसको इसकी तरफ मूव कराएंगे, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब कौन सी पोलैरिटी? साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी होगी। और जब ये ऐसे मूव करेगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि साउथ पोल इधर को आना चाह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये इसे पास नहीं आने देगा, ये इसे पास नहीं आने देगा। अगर साउथ पोल अंदर आ रहा है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज करंट है, साउथ पोल अंदर आ रहा है, तो इसे पास नहीं आने देगा, तो इसे रिपेल करेगा। तो साउथ को सिर्फ साउथ ही रिपेल कर सकता है। तो यहाँ पे करंट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमारा आ गया यस, यहाँ पे जो करंट है क्लॉकवाइज घूमेगा और पोलैरिटी बनेगी साउथ पोल। बस इतना सा आंसर था। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, तो साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या बता रहे हैं? इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं। देखते हैं, ए को हमने बी की तरफ ले गए। ठीक है, ए का है क्लॉकवाइज, ईएमएफ इंड्यूस होगा बी में। ठीक है, और विच विज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ बी एज करंट इन इज क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट इन बी मस्ट बी नॉर्थ पोल है, साउथ नहीं, सही है, क्लॉकवाइज ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूल चूक में अगर हमसे कोई गलती हो रही होगी तो हम या आप लोग सुधार लेना। वैसे तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज ही बनेगा, क्योंकि साउथ है तो वहाँ पे भी साउथ ही रहेगा, प्लेन पैरेलल है, पैरेलल प्लेन है, तो क्लॉकवाइज ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए कि a coil is wound on an आयरन कोर। एक कॉइल को हमने वाउंड करा आयरन कोर में, एंड लूप्ड बैक ऑन इटसेल्फ,
looped back on itself so that core has two sets of close wound wire in series carrying current in opposite sense, carrying current in opposite sense में करंट को कैरी करेगा. हाउ इज द सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टिव. सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस को फ़र्क कैसे पड़ेगा. यह तो एक कॉइल है, उसे हमने आयरन कोर के ऊपर वाउंड करा. पहले ये इमेजिन करो दिमाग में कि एक कॉइल है, उसको हमने आयरन कोर के ऊपर क्या करा, वाउंड करा, और फिर उसको उस पर ही लूप बना दिया. अपने ही ऊपर उसने क्या बना दिया, लूप बना दिया. तो मतलब क्या है, एक आयरन कोर है, उस पर ऊपर कॉइल को वाउंड करा और इसका लूप बना दिया. ठीक है, तो लूप बनाया मतलब ये कुछ ऐसे होगा, आयरन कोर ऐसा हो जाएगा गोल और इसके ऊपर कॉइल का लूप बना देंगे ऐसे. ठीक है, ये लूप करा और ऐसे करा कि दो क्लोजली वाउंड वायर बन गई सीरीज़ में. ठीक है, दो क्लोजली वाउंड वायर बन गई सीरीज़ में, कैरिंग करंट इन अपोजिट सेंस. ठीक है, और उनमें करंट जो है अपोजिट सेंस में घूमेगा. मतलब एक में आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा, फील होगा, ऑब्जर्व करोगे, है ना, परसीव होगा कि एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है. तो आपको बताना है सेल्फ इंडक्शन में फ़र्क कैसे पड़ेगा. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में यार देखो, आप अगर देखो, क्योंकि सिंस मटेरियल एक ही है, सब चीज़ एक ही है, तो सिंस करंट इज़ इन अपोजिट सेंस, करंट जो है अपोजिट सेंस में, तो फ़र्क क्या पड़ेगा. फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि दोनों के इंडक्टर अगर होते, दो कॉइल होते, तो दोनों के इंडक्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. सेल्फ इंडक्टेंस करंट ही तो है बस अपोजिट सेंस में, बाकी इंडक्टेंस तो दोनों के क्या रहेंगे, बराबर ही हो जाएंगे. इनफैक्ट वो एक ही चीज़ है, वो दो पार्ट में टूटी है ना. एक ही इंडक्टेंस था L, वो दो पार्ट में टूटा, तो दोनों को मैंने L1 L2 ले लिया, यह है. और इससे होगा क्या, उससे ये होगा कि इस स्पेशल केस में हम क्या कर सकते हैं, दो सेट हैं क्लोजली बाउंड उसकी. इस स्पेशल केस में हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक ही जैसे ट्रीट कर सकते हैं. अगर ऐसा होगा तो हमें पता है L इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है L1 + L2 - 2M. L1 भी हमारा L है, L2 भी हमारा L है, और 2M भी हमारा कितना है, L है. L + L 2L हो जाएगा, 2L - 2L कितना आएगा, 0 होगा. और ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी नोट में, किसके लिए करते हैं, क्लोजली वाउंड ओवर इटसेल्फ, अपने ऊपर ही क्लोजली वाउंड करते हैं. ऐसे वाली, ये वाली, ऐसे हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बना पाएँ. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसके लिए हम ये करते हैं. अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं है. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ये हम करते हैं. वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन सेम हो जाता है, और वहाँ पे L इफेक्टिव कितना आता है, ये इक्विवेलेंट कितना आता है, 0 आता है, इसलिए. ठीक है, शाबाश. तो ये भी क्वेश्चन देख लेना आप. इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे कि an electric current of 0.25 एम्पियर फ्लोज. एक इलेक्ट्रिक करंट है 0.25 एम्पियर का, और फ्लोज करता है इन अ लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हमें निकालना है. ये मैग्नेटिक या म्यूचुअल इंडक्टेंस तो है नहीं, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, बाकी कुछ तो है नहीं. इलेक्ट्रिक करंट है 0.25 एम्पियर का, लूप का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही होंगे, तो NIA होता है, NI ऐसी सर्कुलर है, तो एरिया हो जाएगा πr². नंबर ऑफ टर्न्स को 1 रखेंगे. करंट आपको दे रखा है कितना,
0.25 एम्पियर, और रेडियस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट 0.25, पाई 3.14, एरिया है R 2 × 10⁻², और उसका लेना है स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करिए। 0.25 मतलब 1/4, 3.14 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये आएगा 10⁻⁴। 4 से 4 कैंसिल, तो 3.14 × 10⁻⁴ यूनिट आप बना सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट और एरिया है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगी किसकी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट। ठीक है, ये सर ये यहाँ आ गया, क्या करें यार, आ गया तो करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको बोला कि मार्क दी डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बतानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे हम पे एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर ऐसा है। ठीक है, और इधर आपका आ रहा है नॉर्थ पोल, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आपको बताना है। ठीक है, बताइए कि देखिए यहाँ नॉर्थ पोल आ रहा है, ये चाहेगा कि पास ना आए, पास भी नहीं आने दूंगा, दूर भी नहीं जाने दूंगा। नॉर्थ पोल आ रहा है, ये चाहेगा नॉर्थ ना आए, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ होगा रिपल्शन, रिपेल होंगे। ठीक है, रिपल्शन होगा नॉर्थ पोल की वजह से, नॉर्थ मतलब ऐसा। तो करंट यहाँ फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट यहाँ फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आप ऐसे को दिखाना, यूँ से यूँ, कैसे भी दिखा लो, है ना ये, बट आपको ये पता चल गया कि करंट कैसी जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज जाएगी। इतना सा क्वेश्चन था, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, आप पे क्वेश्चन है यार, एक ना डीसी मोटर, आपको पता है डीसी मोटर होती है, वो इसी पे काम करती है। मोटर में क्या लगता है, टॉर्क वाला प्रिंसिपल लगता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, तो मोटर आपने खोल के देखी होगी, 2 पोल्स रहते हैं, है ना, और कॉइल रहती है बीच में, उसमें करंट देते हैं हम, है ना। तो वही है इन डीसी मोटर, एक डीसी मोटर है। मैं आपको एक टर्म दूंगा, ये रिलेशन है EB = VA - IR। आपको हर एक टर्म का मीनिंग बताना है। फाइंड मीनिंग ऑफ ईच टर्म, मीनिंग ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का मीनिंग बताना है, क्या है, हर एक टर्म का मीनिंग बताना है आपको। ठीक है, यह है। तो यार आप याद रख लेना, B मतलब बैक होता है, तो EB वही है, बैक EMF मतलब इंड्यूस EMF। तो बैक EMF यहाँ पे यही होते हैं, इंड्यूस EMF। रिकॉइलिंग होती है यहाँ पे भी, रिकॉइलिंग के जैसा होता है। VA आपकी अप्लाइड वोल्टेज है, VA आपकी अप्लाइड वोल्टेज है। इसे तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। VA आपकी अप्लाइड वोल्टेज है। I क्या होता है, आपने सुना होगा डीसी मोटर में आर्मेचर कॉइल होती है, तो I जो है करंट है आर्मेचर कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में, और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, R इज़ द रेजिस्टेंस किसी का, आर्मेचर कॉइल का ही, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कौन सी कॉइल, आर्मेचर कॉइल, इसी का ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखना, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ इंडक्टर इज डबल्ड इन द इंडक्टर नहीं, इन अ सोलोनाइड इज डबल, हाउ सेल्फ इंडक्टेंस चेंजेस। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, कीपिंग ऑल द थिंग्स सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगे, टर्म्स बढ़ा देंगे बस, है ना। तो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है μ0 n² एरिया बाय लेंथ। L और n² के बीच में क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये मान लो इनिशियल हो गया, और फाइनली क्या हुआ, नया इंडक्टेंस होगा L डैश,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नए टर्म्स के स्क्वायर के, यही होगा। अब आप खुद देखिए, एन डैश जो है नया वाला क्या है, दुगना कर दिया आपने, 2n कर दिया, यहाँ डालिए एल डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n के स्क्वायर के, तो एल डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4n स्क्वायर आ गया। अब आप कंपेयर करके देखिए, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ पे 4n स्क्वायर है, तो एल डैश बाई एल कितना आएगा, डायरेक्ट से डायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएंगे, 4 आएगा, तो ये इधर जाएगा, एल डैश ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर आएगा 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। क्लियर है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर, शाबाश। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडीशन दे रखी, आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। ये हमने सपोर्ट लगा रखा है, यहाँ पे बॉब है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इधर आ रहा है, तो आपको बताना है प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। प्रिडिक्ट करो करंट की डायरेक्शन क्या होगी लूप में, ये आपको बताना है। ठीक है, खुद सोचो, लेंज लॉ लगाओ, नॉर्थ आ रहा है तो पास भी नहीं आने दूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल मतलब करंट कैसी, एंटी क्लॉक वाइज, तो करंट कैसे जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, पास नहीं आने देगा ना, तो रिपेल करना है, तो नॉर्थ पोल ही बनेगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कि हम पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ, सॉरी इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड की तरफ है ना, इनवर्ड है परपेंडिकुलरली। और आपको बोला एक PQRS कंडक्टर है, वो अंदर आना चाह रहा है। ठीक है, PQR और S, ये कंडक्टर अंदर आना चाह रहा है, तो आप लिखिए द क्लोज लूप PQRS, आप लोग ये लिखें द क्लोज लूप PQRS is moving into a, the closed loop PQRS is moving into a uniform magnetic field. Closed loop PQRS is moving in a uniform magnetic field acting at right angles to the plane of paper inward, acting at right angle to the plane of paper inward. So state the direction of induced current in the loop. State the direction of induced current in the loop. Question है, the closed loop PQRS is moving into a uniform magnetic field acting at right angle to the plane of paper inward. State the direction of induced current in the loop. लेंज लॉ लगाओ, इसको अपोज करेगा, अंदर नहीं आने देगा, कैसी बनेगी खुद सोचो, क्लॉकवाइज बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ चाहेगा कि मैं आउटवर्ड जाऊं बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ आएगी तो फ्लक्स चेंज भी कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ चाहेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज मतलब जो कारण उसे पैदा कर रहा है वो अंदर की तरफ है, तो ये बाहर को आना चाहेगा, और बाहर को जाने के लिए इसको बनना पड़ेगा बाहर को एंटी क्लॉकवाइज। सोचना सर ने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिख दिया, बाहर चीज़ ये तो इतने बार कर लिया क्वेश्चन, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसे जाएगा, P से R, R से S, S से Q, Q से P, PRSQP, ये आप लोग देखना है ना, PRSQP, ऐसे जाएगा आपका करंट। शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको 2 कंडीशन देता हूँ, आप देखना कि इंड्यूस ईएमएफ कब होगा।
ठीक है, 2 कंडीशन देता हूँ। ये हम पे कॉइल है, सेंटर कॉइल, और इसी के एक्सिस में मैंने मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ साउथ। एक बार इसे ऐसे रोटेट कराना है, मतलब यूँ इधर ही घुमाना है, और एक बार हमें लंबाई में घुमाना है ऐसे। तो ये दूसरी कंडीशन है कॉइल। अब कैसे घुमा सकते हैं, एक बार हम इसे इधर से घुमाएं तो कहाँ होगा आपको बताना है। व्हेन विल द ईएमएफ बी इंड्यूस, पहला केस दूसरा केस, 2 केस हैं आपको बताने हैं। व्हेन विल द ईएमएफ बी इंड्यूस, व्हेन ईएमएफ विल बी इंड्यूस, हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो आपको बताने हैं ईएमएफ कब इंड्यूस होगा। ठीक है, तो आप खुद ही देखो, ये तो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, और ये घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूमेगा। तो आप देखो इफेक्टिवली एरिया कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ तो सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री है। हमने देखा था जब भी सिमेट्री होती है तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन एरिया कितना है, 0, फ्लक्स वाला। जब एरिया ही चेंज नहीं हो रहा इफेक्टिवली तो फ्लक्स में कितना चेंज आया, 0 आया, तो ईएमएफ इंड्यूस भी कितना होगा, 0 होगा। जबकि यहाँ देखिए एरिया चेंज हो रहा है। एक बार यही चीज़ आपके बाहर होगी प्लेन के, तो अब एरिया क्या है, कम है, और एक बार ऐसे होगी तो धीरे धीरे यहाँ एरिया कम हो रहा है। यहाँ कहाँ हो रहा है कम एरिया, यहाँ तो ऐसे ही है ना, यहाँ पे एरिया कम होगा, तो यहाँ पे एरिया चेंज एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। फ्लक्स चेंज भी एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ईएमएफ इंड्यूस भी एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस इस केस में होगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्री थी, यहाँ पे नॉन सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है एरिया में, यहाँ पे नॉन सिमेट्री है, तो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये शाबाश।